रोहन, आज भी मैं लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए। निशा जल्दी से अपना बैग उठाती है और ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है। वो ट्रेन में बैठी होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। निशा की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर गई। इस उम्र में भी उनको भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती है कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूं तो स्टेशन पर काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए नहीं हो तो कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता है। निशा पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन पर फिर से वो ही दिखाई दी। निशा उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो, बस जिंदगी काटनी है इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचली साड़ी, पर इन सब से हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। निशा ने वहीं खाने बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा, ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। निशा आगे कुछ पूछती कि रोहन का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ, आ रही हूँ, वो मैं आकर बताती हूँ। और निशा घर की ओर चल दी। रात को सब खाना खा रहे थे तो निशा ने आज बूढ़ी अम्मा वाली बात रोहन को बताई। तुम भी ना निशा, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगी, आज दोगी तो कल भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ ये करते नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। रोहन ने तेज स्वर में कहा। नहीं रोहन, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है। ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। तुम भी ना अपनी ही चलाती हो, चली जाना, रोहन ने मुंह बनाते हुए कहा। अगली सुबह निशा स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो निशा वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता है तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आ जाते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? निशा के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं है, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बंटवाती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से मैं कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था,
वो लाठी हाथ में लेकर सबको अपना हुक्म सुनाती थी। मुझे अपनी दादी सास से बहुत डर लगता था। उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे, मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव जीने आया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे को आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में आर्यन मिला। आर्यन की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही विशाल भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और ज़रूरतमंद को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत में मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था, पर मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। मैं भी अपने दोनों बेटों को बहुत समझाती, लेकिन वो मेरी भी एक ना सुनते थे। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया, तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वो बोले जब पोत बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था, पर अकेले मेरे पति संभालते थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे, और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे, ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी हो गई थी। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई हैं तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वो तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचड़ी आ गई थी। वो भी अय्याशी से कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझे नहीं। ये चिंता करने लगे और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। अपने पति के जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। अब तो बहुओं ने मेरी और भी बेकदरी कर दी थी। एक दिन मैंने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू मुझे कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो वो बोली, ये देखो इस बुढ़िया को हमेशा खाने की पड़ी रहती है। ससुर तो चले गए, ऊपर ये और चली जाती तो अच्छा होता। और इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया,
पर जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वो कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में कटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में भी कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताने देने लगी थी। छोटी बहू हमेशा बोलती, इस विधवा की वजह से हमारे घर में अपशगुन हो रहे हैं, इसे घर से बाहर निकाल दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन आर्यन बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ। हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी पर थोड़ी आशंकित थी कि आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल जाना था वहाँ से 2 स्टेशन पहले आर्यन मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी पर वो नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में 1 पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। 1-2 दुकानदारों को अपनी आप बीती सुनाई पर किसी ने भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो सब हंसने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा, वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया है। अब तो यहीं स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर निशा की आंखें भर आईं। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। निशा घर पर आ गई, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिल आई। कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ रोहन, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देगी। बेटों से माँ का भार उठाया ना गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गई। वो अब ना बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती है। वापस भी नहीं जाना चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनके मोह रखूं, पत्थर की बन गई हैं। पर रोहन, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। निशा, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दे। लेकिन रोहन, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं पर जो सबसे अमूल्य विरासत है उसे ही नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। रोहन, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर लेकर आ जाएं। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई नहीं लगती है। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन रोहन, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। निशा की बात सुनकर रोहन चौंक गया।
फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी, वो भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था और आज उन्हीं के दम पर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। निशा से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी नहीं देख पाए। रोहन फिर से अनाथ हो गया था। ये तो निशा ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ़ कर दो निशा, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को निशा बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि कल वो दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चल दिए। निशा की नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफ़ी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। दो बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भिखारिन स्टेशन पर पड़ी थी। निशा रोने लगी। बहुत मुश्किल से रोहन ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर निशा वहाँ से हिली नहीं। रोहन, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई है। रोहन ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। निशा ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं। बूढ़ी विधवा माँ सबको बोझ लगने लगती है और किसी फालतू सामान की तरह बेटे बहू उन्हें घर से बाहर कर देते हैं। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।